हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी ईआरओ 2025-26 सिलेक्शन की तैयारी में आप कहां खड़े हो। यदि मैं ईआरओ के एग्जाम को लेकर के बात करूं तो बच्चों के मन में बहुत सारी शंकाएं होती, खास करके कि सर ईआरओ होता क्या है, दूसरा सर ईआरओ का कार्य क्या होता है, सर इसकी वैकेंसी लास्ट वैकेंसी कब आई थी या इसके बाद अगली वैकेंसी कब आ सकती है, इसका सिलेबस क्या हो सकता है, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, और बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि सर पेपर का लेवल होता है क्या, और ऐसी बातें आती हैं। इसके साथ साथ ये एग्जाम कब आएगी, क्योंकि ये पद ऐसा है जिसको लेकर के मन में रहता है कि सर इसकी रैंडमली एग्जाम नहीं होती। जैसे हम आरएस की बात करें, हर एक 2 साल में या 2 साल में, मैक्सिमम हो सकता है 3 साल में एक बार वैकेंसी आ जाए, या मैं किसी दूसरी पर्टिकुलर एग्जाम की बात करूं तो वो भी आपके 2 या 3 साल में कहीं ना कहीं उसकी वैकेंसी आ जाती है। लेकिन सर इस ईआरओ का एग्जाम तो हमने लास्ट 2022-23 में ही सुना था, उसके बाद 23 में एग्जाम हुई थी, सर वो कैंसिल हो गई, 25 में आई थी। इसका मतलब उससे पहले तो हमने कभी सुना ही नहीं था। कोई बात नहीं, आप सुन लिया तो इसका मतलब होने आने वाले समय के अंदर ऐसी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो इन सब बातों की चर्चा आज के सेशन में करने वाले हैं। बेसिकली इस ईआरओ को लेकर के आपके मन में जो पर्सन होंगे उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं। एक तो ईआरओ को लेकर के आपके मन में प्रश्न होगा कि ये है क्या, एक तो यहां से आता है क्या, दूसरा आता है कि सर इसकी एग्जाम जो है ना ये कब होगी, एग्जाम कब होगी, एग्जाम कैसी होती है, एग्जाम कब होगी, नई वैकेंसी कब आएगी, इसकी एग्जाम कैसी होती है, उसके एग्जाम के अंदर उसका सिलेबस क्या होता है, ये सब यहाँ से। इसके अलावा ईआरओ को लेकर के एक चीज और आती है कि सर ये एग्जाम जो है ना ये रैंडमली एग्जाम आती है कि नहीं आती है, ये सब बातें यहाँ से आते हैं और इसी की चर्चा करने वाले हैं। यदि मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कभी जब पॉलिटी की बात करते होंगे या आप लोग पढ़ते होंगे ना तो एक शब्द सुना होगा, स्थानीय स्वशासन की बात करें, इस तक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, और शब्द आता है आपके स्थानीय स्वशासन। जी हाँ, स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि हमारे द्वारा किया गया शासन, और स्थानीय स्वशासन के अंदर एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आ जाता है और एक आता है आपके शहरी क्षेत्र के अंदर। और इसी शहरी क्षेत्र में स्वशासन के अंतर्गत जैसे हमारे यहाँ पर आ जाते हैं नगर निगम की बात करें, ये सबको पता होगा सर, नगर निगम तो आते हैं। उसके बाद में नगर निगम की बात हो गई, इसके अलावा आपके जैसे नगर परिषद की बात करें, ये हो जाएगा कि सर नगर परिषद भी हो जाएगी। जी हाँ, इसके अलावा एक शब्द सुना होगा नगर पालिका। जी हाँ, और इसी ईआरओ को लेकर के जो चर्चा करने वाले वो यहाँ से आता है नगर पालिका। बेसिकली इस नगर पालिका के अंदर 2 प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। जी हाँ, इसी नगर पालिका के अंदर आपके यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, यहाँ पर होते हैं आपके प्रशासनिक अधिकारी। और वो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन्हीं प्रशासनिक अधिकारी को कहा जाता है ईओ और आरओ, अर्थात इसका मतलब है कि ये नगरपालिका के को प्रशासन को संभालने वाले अधिकारी हैं। और यहाँ पर ईओ का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात कार्यकारी ऑफिसर की बात करें, कार्यकारी अधिकारी। और ये सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी किसका, नगर पालिका का। जी ठीक है साहब। आरओ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रेवेन्यू ऑफिसर की बात करें, अर्थात ये यहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर की बात करें अर्थात राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी जो नगर पालिका के अंदर, राजस्व का मतलब है कि नगर पालिका के द्वारा टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं नगर निगमीय नगर पालिका क्षेत्र के अंदर, और वहां से जो टैक्स वगैरह का रेवेन्यू जो जनरेट होता है उनको देखने वाला काम होता है। और ये दोनों जो एग्जाम है ना, इस ईओ और आरओ के एग्जाम को लेकर के बात करें तो इनका सिलेक्शन जो होता है वो आरपीएससी के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब है अपने आप में एक प्रशासनिक पद है, और प्रशासनिक पद जब भी बात करें, जैसे हम लोग आरएस की बात करते हैं तो रंडे लेवल सुना होगा 2-3 साल के अंदर वैकेंसी आती है, और वहां पे तो क्या होता है कि वहां पे पद ज्यादा होते हैं। समझना बात को, यदि हम आरएस की बात करें तो आरएस के अंदर बहुत सारे पद होते हैं, यहाँ पर बहुत पद होते हैं, बहुत पद होंगे, बहुत सारे पद होंगे, तो वहां पे वैकेंसी भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी, और वैकेंसी ज्यादा होंगी, बहुत सारे पद होते हैं तो उनके रिटायरमेंट भी होते रहते हैं। नगर पालिका की यदि हम बात करें तो पर्टिकुलर एक नगर पालिका के ऊपर एक ईआरओ होगा, एक ईओ होगा और एक आरओ होगा। भाई एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नगर पालिका पे एक होगा, और असम में जितनी नगर पालिका होंगे सब उतने ही ईओ होंगे और उतने ही आपके आरओ होंगे। इसका मतलब है जब नए नगर पालिकाओं का निर्माण होगा तब नए पदों का नए पद जनरेट होंगे। इसके अलावा जो पुराने नगर पालिका के जो अधिकारी हैं यदि वो रिटायरमेंट होंगे तो नए पद जो है ना वो जनरेट होते हैं। इसका मतलब है कि आरपीएससी के द्वारा इसकी एग्जाम करवाई जाती है। और ये एग्जाम किस कंडीशन में, या तो पहले ईओ जो आरओ है वो क्या हो जाए भाई, रिटायर हो जाए, या तो वो क्या हो जाए, रिटायरमेंट की बात करें, या फिर यहाँ पर नई नगर पालिका बने, नई नगर पालिकाओं का निर्माण किया जाए। और यदि नई नगर पालिकाओं का निर्माण किया जाएगा तो वहां पर आपके ईओ की आवश्यकता भी पड़ेगी और वहां पर आपके
आरओ की भी आवश्यकता पड़ेगी। और रिसेंटली राजस्थान सरकार के द्वारा हमारे यहाँ पर बहुत सारी ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाओं का निर्माण किया गया। इसका मतलब मैं कॉन्फिडेंसली कह सकता हूँ, बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ, बड़े यूं जोश के साथ कह सकता हूँ कि मेरे भाई यदि नगर पालिकाओं का निर्माण किया गया है तो आने वाले समय के अंदर आपके ईओआरओ की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा लास्ट वैकेंसी की बात करें, लास्ट वैकेंसी आपके 2023 में इसकी एग्जाम हुई थी, कैंसिल हो गई थी, 2025 में वापस हुई थी। इसका मतलब है यदि मैं 2022 की बात करूं तो अब आते आते 4 साल हो गए। इसका मतलब है मे भी इस 2026 की शुरुआत के अंदर, हो सकता है 2026 की शुरुआत में, मैं इतना 2026 की शुरुआत की बात भी नहीं करूंगा, मैं तो यहां पर 2025 की बात करूंगा। 25 के अंदर दिसंबर 2025 की बात करें, दिसंबर 2025 में हमारी जो राजस्थान सरकार है, इस राजस्थान सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल की बात करें, वो कार्यकाल जो है, सॉरी 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है। जब 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ था तो राजस्थान सरकार के द्वारा 1 लाख सरकारी नौकरियों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। और मुझे अच्छे से याद है दिसंबर 2024 में हमने रात को 12-1 बजे तक हमने एग्जामों के नोटिफिकेशन के वीडियो बनाए थे। और अब 2 साल जब कंप्लीट होने जा रहे तो ऐसी उम्मीदें की जा रही है कि अगले 2026-27 का पूरा रोड मैप सरकार के पास तैयार होगा। यहाँ पे जब नई नगर पालिकाएं बनी है तो वहाँ पर उनको नई अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो 100% हो सकता है या तो जब राजस्थान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण हो जाएं उस समय सरकार के द्वारा घोषणा कर दी जाए, या उस समय हमारे यहाँ पर एक नया नोटिफिकेशन जारी हो जाए, या फिर हो सकता है जो हमारा बजट आने वाला है फरवरी 2026 के अंदर, क्योंकि इस बार का बजट विकसित राजस्थान 2047 के बिहार पर है। तो वो जो बजट आने वाला है मे भी उस बजट के अंदर तो दिसंबर 2025 और फरवरी 2026 वो बच्चे जो ईआरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत खास होने वाला है। और 100% कह रहा हूं वैकेंसी आएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कॉन्फिडेंस के साथ? क्योंकि यहां पर आप लोगों को भ्रमित किया जाता है कि वैकेंसी नहीं आएगी। आपको कहा जाता है कि भाई यहां पे तो है ही नहीं, पद ही नहीं है। कहा जाता है कि देखो लास्ट 2022 में आई थी, उसके बाद में 23 में गया और अभी तक तो कोई चर्चा ही नहीं है। 5-5 साल हो गए हैं। मेरे भाई ये पक्की बात है कि 5-5 साल तक वैकेंसी नहीं आते, क्योंकि ये ऐसे पद नहीं है। एक नगर पालिका पे एक ईओ होता है, एक आरओ होता है, तो रैंडमली तो यहाँ पे नहीं हो सकता ना भाई। अपने घर में कितने सारे लोग रिटायरमेंट होते हैं? नहीं होते ना। बस वही बात यहां से आती है। लेकिन जब नई नगर पालिकाओं का निर्माण किया जाएगा, जब नए नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा, तो क्या वहां पर अधिकारियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? तो ये जो दिसंबर 2025 है ये खास होने वाला है इसको लेकर के। और ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसा रोड मैप तैयार हुआ है और ऐसा सुनने में भी आ रहा है। उड़ती उड़ती कुछ खबरें ऐसी हैं। जी हाँ, ये तो यहां से आ जाते हैं सर, इसका मतलब है अब तो हमें तैयारी करनी पड़ेगी। 100% तैयारी तो करनी पड़ेगी भैया। ऐसा तो हो नहीं सकता, हो सकता है चलो एक बात मान लो कि भैया दिसंबर 2025 में वैकेंसी नहीं आई, चलो मैं ये भी मान लूंगा कि भैया फरवरी 2026 में वैकेंसी नहीं आई, तो क्या मैं ये मान लूं क्या कि वैकेंसी कभी आएंगी नहीं? मैं ये नहीं मान सकता कि वैकेंसी कभी नहीं आएंगी। मैं ये मान सकता हूं कि दिसंबर 2025 में नहीं आएंगी। मैं ये मान सकता हूं कि फरवरी 2026 में नहीं आएंगी, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि वैकेंसी नहीं आएंगी। हो सकता है साल भर आ जाए, लेकिन उस वैकेंसी के लिए क्या मेहनत भी दिसंबर से स्टार्ट करोगे? क्या उसके लिए एग्जाम की तैयारी भी फरवरी से स्टार्ट करोगे? मेरे भाई यदि 2 साल के बाद वैकेंसी आई तो उससे पहले जो 2 साल जो है ना आपके पास, इस 2 साल के अंदर मेहनत इतनी करो, तैयारी इतनी अच्छी करो कि जब 2 साल के बाद नोटिफिकेशन आए तो उस समय बस उस नोटिफिकेशन का इंतजार आपको ना हो, उस नोटिफिकेशन को जारी करने वालों को आपको इंतजार हो कि भैया तैयारी करने वाले बच्चे बैठे हैं। और उस जब नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करने लगेंगे ना, उनमें और तुम्हारे में बहुत सारा डिफरेंसेस होगा। इसका मतलब है कि तैयारी तो करनी होगी। कुछ सोचे कि सर वैकेंसी तो है ही नहीं, तैयारी करें। मेरे भाई वैकेंसी अब आरएस की तैयारी करते हैं तो क्या पता अगली वैकेंसी कब आएगी, लेकिन बच्चा लग जाता है ना 3-3 साल से 4-4 साल तैयारी करता ही नहीं करता। एग्जैक्ट वही तो नौकरी है। तो हमें इसके लिए इसका इंतजार नहीं करना कि वैकेंसी कब आएगी। हमें इसका इंतजार ये नहीं करना कि भैया आएगी कि नहीं आएगी। हमें तो सिर्फ ये काम करना कि हमें अपनी तैयारी करनी है। मोटिव ये होना चाहिए कि वैकेंसी कभी भी आए, लेकिन हमें तो अपनी तैयारी करनी है। और इस तैयारी के अंदर आपको बता दूं, बेसिकली यदि मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो आपके यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर की बात करें, फर्स्ट पेपर के अंदर एक तो होता है जीके, और जीके किसका? राजस्थान का जीके का मतलब राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें ये होती है, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की बात करें ये भी होती है साहब, राजस्थान की ज्योग्राफी की बात करें ये भी होती है, राजस्थान की पॉलिटी की बात करें ये भी होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज समझना होगा। मैंने यहाँ पर राजस्थान की पॉलिटी बोली है, ना कि राजस्थान का संविधान। पॉलिटी का मतलब है कि राजस्थान के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें या राजस्थान के अंदर राजनीतिक व्यवस्था की बात करें, वो है राजनीतिक व्यवस्था को कैसे चलाया जा सकता है, राजनीतिक व्यवस्था में क्या बदलाव है और किसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, वो समझना होगा। इसकी चर्चा मैं थोड़ा सा आगे और भी करूंगा। इसके अलावा एक आपके यहां पर आता है जीके के अंदर एक पार्ट और आ जाएगा, और वो आ जाएगा आपके
इंडियन पॉलिटी की बात करें, इंडियन पॉलिटी की बात करें, इंडियन पॉलिटी जो है ना वो आपके यहाँ से आ जाता है, इंडियन पॉलिटी की बात करें वो यहाँ से आ जाएगा। और सेकंड पेपर की बात करें, सेकंड पेपर इसके अंदर होता है आपका नगरपालिका अधिनियम, नगरपालिका अधिनियम 2009, नगरपालिका अधिनियम 2009। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो करंट अफेयर्स की बात करें, या प्लस मैं कह दूं यहाँ करंट तो ऊपर वाले में आ जाएगा, या मैं ऐसे कह दूं यहाँ पर आपके शहरी क्षेत्र की योजना, शहरी क्षेत्र की योजना की बात करें वो यहां से आते हैं। तो ये तो आपका सिलेबस है। पहला पेपर की बात करें ये 80 नंबर का होता है, यदि जीके की बात करें ये 80 की बात करें, और ये होता है आपके 40 नंबर का, 120 की बात यहां पर की जाती है। ये तो हमें पता लग गया भाई, ये तो हमें पता लग गया कि ये होता है और ये नहीं होता। और अब हमें इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अब हम इस तैयारी के अंदर कहां पर खड़े हैं, हम इस तैयारी में कहां खड़े हैं? तो मेरे भाई यदि आपको लगता है कि आपको ईओआरओ की तैयारी करनी है तो इस ईओआरओ की तैयारी के लिए आपको 3 चीजों पे फोकस करना होगा। आपको फोकस करना होगा आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। टाइम मैनेजमेंट कैसे बताता हूं आपको फोकस करना होगा आपके सब्जेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, और उसके साथ साथ आपको फोकस करना होगा आपके पेपर मैनेजमेंट के ऊपर। ये 3 चीजें हैं जिसको लेकर के आपको अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना होगा, अपने आप को इसके प्रति सतर्क करना होगा। जी, टाइम मैनेजमेंट का मतलब है बेसिकली यहां पर होता क्या है कि कब आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। होता क्या, 2 टाइप के बच्चे हो गए जी, जिसकी तैयारी पहले से है, जिसकी तैयारी पहले से होती है ना, जिसकी तैयारी पहले से होती है उसका सिलेबस भी समय पे कंट्रोल होता है, समय पे कवर होता है, कंट्रोल होता है। लेकिन जिसकी तैयारी नोटिफिकेशन के आने के बाद है, नोटिफिकेशन के आने के बाद उसका सिलेबस कब कंप्लीट होगा, ये दोनों आप लोग डिसाइड करके देखो। यदि नोटिफिकेशन आ गया, आपको क्या लगता है नोटिफिकेशन के बाद कितना समय लगेगा? हो सकता है मैक्सिमम 6 महीने मिल जाए। तो 6 महीने में कब तो आप सिलेबस पूरा करोगे, 6 महीने में कब उस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद उसको रिवाइज करोगे, और कब उस 6 महीने के अंदर उस सिलेबस के अंदर जो आपने रिवाइज करने के बाद आपको कितना याद है उसको एनालिसिस करोगे, मतलब टेस्ट सीरीज के ऊपर जाओगे और उसके बाद एमसीक्यू देखोगे और कुछ गलतियां रह गई होंगी, कुछ कमियां रह गई होंगी, उनको कवर करोगे। और यदि आपने इस चीज को समझा कि सर हमें नोटिफिकेशन के आने के बाद तैयारी नहीं करनी है, हमें तो तैयारी पहले से करनी है, तो मेरे भाई अगले 5 महीने में 6 महीने में आप अपना सिलेबस पूरा कर लोगे। और ऐसा रहेगा सिलेबस को मस्त होकर के पढ़ोगे, उनकी शंकाओं को दूर कर लोगे, उनके कॉन्सेप्ट को दूर कर लोगे। नोटिफिकेशन के बाद आया तो अपने सिलेबस तो पढ़ लिया लेकिन बहुत सारी शंकाएं दूर नहीं हो पाएंगी। तो यहां पर आपको कब तो आपको सिलेबस पूरा होना है, और ये सिलेबस पूरा करने का अब समय आपके पास है, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय के अंदर 1 महीने के बाद में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए, तो उसके बाद में समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसको पूरा करना है। उसके बाद में हमें यह भी देखना है कि हमें रिविजन भी करना है। अब सपोज करो नोटिफिकेशन के बाद आपने तैयारी स्टार्ट की, तो रिविजन कितनी बार करोगे? 2 3 4 5 बार? पॉसिबल नहीं है, सिलेबस लंबा चौड़ा हो जाता। सिलेबस की बात करेंगे उसके बाद रिवीजन 2 बार 3 बार। लेकिन यदि आपने पहले से तैयारी प्रारंभ की तो सिलेबस भी पूर्ण होगा, और आप 5 6 7 8 9 10 जितनी बार चाहो रिवीजन कर सकते हो। और यहां पर आपको पता है हर रिवीजन में आपको आपके चीकी नोट्स बनाने हैं, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपने पहली बार सिलेबस क्या दवा के क्या, फर्स्ट टाइम जब रिवीजन करो तो अपने छोटे ट्रिकी नोट्स बना लो, छोटे नोट्स बना लिए। उसके बाद सेकंड टाइम रिवीजन करो तो थोड़ा से और छोटे बना लो। थर्ड टाइम और रिवाइज करो तो थोड़े से और छोटे नोट्स बना लो। आपको 4-5 बार जब रिवाइज करने का दौर आएगा ना, आपके पास ये ट्रिकी नोट्स हो जाएंगे। और उस समय, और जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस समय जो बच्चा पहले जो सिलेबस पूरा करने वाला होगा, एक वो बच्चा होगा और एक वो बच्चा होगा जिसके पास वो ट्रिकी नोट्स होंगे छोटे। किसका रिवीजन बेहतर होगा, किसकी तैयारी बेहतर होगी, ये खुद सोच के देखो। और उसके बाद में आपको यहाँ से टेस्ट सीरीज भी देनी होती है। टेस्ट सीरीज की बात करें, टेस्ट सीरीज क्यों बोला मैंने कि बेटा हमने सिलेबस तो पूरा कर लिया, हमने रिवीजन भी पूरा कर लिया, उसके बाद कितना सारा याद है, कितना सारा याद है, इसको एनालिसिस करने की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि हम कहीं पे जा रहे हैं, युद्ध लड़ने जा रहे हैं, और युद्ध में जाने से पहले यदि अपने हथियारों को परख के देख लेना, भारतीय सेना के द्वारा समय समय के ऊपर बाउंड्री के ऊपर युद्धाभ्यास करती रहती है। जैसे अभी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर इंदर 2025 भारत और रूस के मध्य हुआ। इसका उद्देश्य था कि हमारे पास जो हथियार है ना, हम उनको चलाते देखते रहें कि जब जरूरत पड़े तो वो कैसा एक्शन करेंगे। एग्जैक्ट वही चीज है। तो आपने जो तैयारी की है उस तैयारी को जांचते रहो टेस्ट सीरीज से कि भैया मैंने पढ़ा है और मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। तो ये आप अपने तैयारी को जांचते रहोगे, अपने हथियारों को जांचते रहोगे, और उसके साथ साथ पता है इस टेस्ट सीरीज का फायदा क्या होगा। आपने अपने आप को चेक किया,
चेक करने के बाद आपको ये एनालिसिस हो जाएगा कि मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है और ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कमजोर है और सब्जेक्ट को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट मैनेजमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। रिक्वेस्ट ये कि जो लास्ट पेपर हुआ है ना, आपका लास्ट पेपर की बात करें, लास्ट पेपर जो हुआ है वो, और इसके अलावा लास्ट जो आरपीएससी के पेपर हुए हैं उनको एक बार देखना जरूर। आपको कुछ एनालिसिस करना होगा, उनमें आपको कुछ फील होगा कि यहां से पर्सन कम आते हैं और यहां से पर्सन ज्यादा आते हैं। आप और नहीं ना तो लास्ट पेपर किसका, यूआरओ का देखना और आपके आरएस का पेपर देखना। आपको पता लग जाएगा कि किस सब्जेक्ट से पर्सन कम आते हैं और किस सब्जेक्ट से ज्यादा आते हैं। दिस इज द स्मार्ट स्टडी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर स्मार्ट स्टडी कैसे करें। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये नहीं कि भाई सो के पढ़ लिए, लेट के पढ़ लिए, पैर ऊपर कर लिए, सर नीचे कर लिया तब पढ़ लिए, या बैठ के पढ़ लिए, या यूं मुंह लगा के पढ़ लिए, या रात को पढ़ा, सो के दिन में पढ़ा। मेरे भाई दैट इज नॉट द स्मार्ट स्टडी। वो है टाइप ऑफ स्टडी कि हम कैसे पढ़ते हैं, वो हमारा वे है पढ़ने का कि वो हम कैसे पढ़ते हैं। लेकिन स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस इतना बड़ा है और इस सिलेबस में से इस सब्जेक्ट का वेटेज इतना सारा है, यहां से इतने क्वेश्चन आते हैं और यहां से इतने क्वेश्चन आते हैं। यदि ये पता लग गया तो पर्टिकुलर हम उस सब्जेक्ट को उतना ही समय देना प्रारंभ कर देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो तैयारी होती है तो फिर सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाते हैं। कि यदि किसी सब्जेक्ट से 2% आए और हमने इसको समय दे दिया दूसरे सब्जेक्ट के बराबर जहां से 20 क्वेश्चन आए, तो ये तो भैया फिर तो पॉसिबल नहीं है उस 20 को कवर करना। एक चीज और बता दूं, जहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होंगे वहां पर पेपर का लेवल कम होता है, जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होंगे वहां पे पेपर का लेवल ज्यादा होता है। जैसे बेसिकली मैं करंट की बात करूं, करंट के नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें ज्यादा होता है तो उसका लेवल क्या होगा, ज्यादा। जहां पे मैं सपोज को किसी दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होंगे वहां पे उसका लेवल कमजोर होगा। तो आपको ये देखना होगा, दिस इज द स्मार्ट स्टडी। आपको ये देखना होगा, लास्ट पेपर को एनालिसिस करना होगा कि पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कम आते हैं और किससे ज्यादा आते हैं, और वहीं पर आप उसको जब पेपर को एनालिसिस करो तो पता लग जाएगा कि यहां पर पेपर का लेवल टफ था, यहां पर पेपर का लेवल इजी था। दिस इज द सिलेबस मैनेजमेंट। और पेपर मैनेजमेंट का मतलब है कि भैया बदलता हुआ परिवेश, बदलता हुआ ट्रेंड की बात करें। बदलता हुआ ट्रेंड का मतलब है कि आरपीएससी ने अपने आप को बदलना प्रारंभ कर दिया। पहले आरपीएससी के पेपर का अलग सिस्टम हुआ करता था, अब आरपीएससी ने लास्ट जो एग्जामों की बात करें, चाहे आरएस की बात करूं, चाहे यूआरओ की बात करूं, चाहे मैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की बात करूं, क्योंकि इन चारों एग्जामों को कंडक्ट करवाती है आपके आरपीएससी, और चारों के अंदर पेपर का लेवल अलग था। यदि पेपर का लेवल अलग था तो उन चारों के पेपर देखना, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। पहले आते थे हमारे यहाँ पर स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन आते थे और अब हमारे यहाँ पर प्रश्न आता है एक्सप्लेन वाले। इसका मतलब यह है कि पहले सीधा प्रश्न आता था कि बताओ राजस्थान के अंदर, है ना, सीधा प्रश्न आता था कि बताओ पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत जो अभियान है उसकी शुरुआत कब हुई, तो आपने कह दिया 27 मार्च 2025 से भरतपुर के अंत्योदय सम्मेलन से हुई। बट अब प्रश्न आएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य असत्य आ जाएंगे। सर इसकी घोषणा बजट 25-26 में की थी, इसकी शुरुआत या दिशा निर्देश 27 मार्च को जारी किए गए थे। सर इसका बजट 300 करोड़ है, पहले चरण में 5000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त की बात की गई थी, प्रत्येक परिवार पे 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और जो परिवार बाहर आ जाएगा उसे 21,000 रुपए दिए जाएंगे। ये था ना, तो इसका मतलब है कि पूरा एनालिसिस एक्सप्लेन वाला प्रश्न होगा। तो दिस इज अ चेंज ऑफ पेपर, और ये आपको देखना होगा और इसी के अकॉर्डिंग अपनी अप्रोच को बनानी होगी, इसी के अकॉर्डिंग हमारी थॉट्स को बदलना होगा और तब जाकर के मजा आएगा। जी, ये तो कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आपको अपने दैनिक जीवन में बदलाव करना है। और कभी ये मत समझना कि पेपर या वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी मुझे उम्मीद है कि दिसंबर 2025 या फरवरी 2026 आपकी इस वैकेंसी के बहुत खास होने वाला है, क्योंकि नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया तो वैकेंसी तो आनी है। जी हाँ, और आपकी इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस बना रहा है आरएस कार्निवाल 27 से लेकर के 30 नवंबर तक, जहां पर उत्कर्ष ऐप में युवा आरओ और आरएस के समग्र बैच निर्मल 7.0 सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है आरएस 20 कूपन कोड अप्लाई करने पर। जी हाँ, यदि आप युवा आरओ की तैयारी करो या आरएस की तैयारी करो तो हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है, चाहे वो समग्र बैच हो, चाहे निर्मल 7.0 बैच हो या दूसरे कोई बैच है, ऑनलाइन जो बैच है हमारे, उन सब के ऊपर आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट है आरएस 20 कूपन कोड अप्लाई करने पर। जी हाँ, इसके अलावा
जी हाँ, जो आरपीसी ईआरओ का हमारा जो फतेह बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो, जहाँ पर मैं खुद भी आपको राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, उस ज्योग्राफी के अंदर आपको पढ़ा रहा हूँ मैं आपके लिए बजट भी पढ़ा रहा हूँ और इकोनॉमिक सर्वे और योजना भी। और याद है लास्ट ईयर जब ईआरओ का पेपर लगा था तो योजनाओं से पेपर थे, बजट से भी था, आर्थिक समीक्षा भी था। तो मेरे भाई उस बजट की जिम्मेदारी, उस आर्थिक समीक्षा की जिम्मेदारी, उस जो योजनाएं हैं उनकी जिम्मेदारी ये गुरुजन जो है ना ये खुद अंदर अपने कंधों पे लेता है और पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा, ये भी पक्की बात है। तो वो जो हमारा बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसकी स्टैंडर्ड की फीस है 2480 रुपए, 2480 रुपए है ना। और जिसकी प्राइम की फीस है 3040। ये कूपन कोड अप्लाई करने के बाद है, मतलब इसकी फीस थी 3100 रुपए और इसकी 3800, कूपन कोड अप्लाई करने पर ये 2480 और 3040 रुपए हो जाती है। तो भैया और यहाँ पे 27 से लेकर 30 तक है आरएस कार्निवाल। तो मेरे भाई इस बार तैयारी में जुट जाना है क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं। धन्यवाद।